अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन रुको, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। स्क्रीन शेयर हो गई थी। लास्ट क्लास मैंने कहाँ तक करा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, इसके पास हुआ कराऊंगा मैं और उसका नया चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। जी, लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ जो किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ तक कर लिया था, बताइएगा मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पहले चार्ज किया था, राइट। फिर चार्ज के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, शायद शो हो रही हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कर लिया था। सर इसकी चलो मैं अभी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं। और इसकी बुक मैं बोल दूंगा कॉलेज वालों से बना के दे देंगे, तो इस वीक के अंदर बन जाएगी इंशाल्लाह। मैं व्हाट्सएप ऑन करके ना ड्यूरिंग की क्लास भेज देता हूँ मैं। रुको, रुको भेज रहा हूँ बुक। पूरी बुक भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, राइट। और इंशाल्लाह एक हफ्ते में तुम्हें इसका प्रिंट आउट हुए कॉलेज से भी मिल जाएगी। इस टॉपिक में, इस बुक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेव है, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये चार टॉपिक बचे मेजर। सेंड हो रही है व्हाट्सएप पे, तुम्हें मिल जाएगी भी थोड़ी देर में। कौन कौन आ गया था आपके पास? आरम है, इखलास है, मारिया है, साद है। उमर साहब खुद कहाँ हैं? इतने बड़े लेक्चर देते हैं उमर साहब, खुद तो क्लास में पहुंचे नहीं अभी तक। हाँ मैं बताओ कौन कौन से टॉपिक बता दिए थे तुम लोग को? हाँ जी, बुक आपको मिल गई होगी A2 की। रुको, AS की सेकंड बुक। यस, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये चारों फॉर्मूले करा दिए थे मैंने, रुको मैं करवाता हूँ तुम्हें। चार फॉर्मूले थे जो शायद मैंने करवाए थे, वो मैं नए पेज पे लिखता हूँ, मुझे बताना यस ओके या नहीं है।
पहला फॉर्मूला जो था वो आपके पास इस चैप्टर में आपने पढ़ा था नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर 1 का फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये चार्ज होता था सोर्स टेस्ट चार्ज। सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा था वोल्टेज बराबर था वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तीसरा फॉर्मूला आपने इन दोनों को ड्राइव किया था, इन दोनों को यूज किया था और ड्राइव किया था, ई बराबर था वी अपॉन डी के, जिसकी यूनिट बनती थी न्यूटन पर कूलम, या इस फॉर्मूले को देखते हुए लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। यहाँ तक करा दी थी तीनों फॉर्मूले, चार मैं क्या गलत कह रहा हूँ। और चौथा फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, और Q को दूसरा फॉर्मूला बनता था N टाइम्स E। मैं इन चार फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। ये चारों फॉर्मूले आपने कर लिए थे। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और फर्स्ट और सेकंड को इस्तेमाल करते हुए आपने तीसरा फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद किया था Q इज इक्वल्स टू आई टी सबसे पहले, और Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्या यहाँ तक कर चुके थे आप? रिप्लाई करें मुझे। अगर यहाँ तक कर चुके थे तो फिर आपके पास इसका सेकंड सब लास्ट टॉपिक है आपके पास, आ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स। बल्कि शायद ये भी करा दिया था, अ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स। फिजिकल क्लास में मुझे याद पड़ता है मैंने करा दिया था ये करवाया था। अ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स। अगर दो प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, एफ जी। एफ जी का मतलब है वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा दो प्लेट्स के दरमियान, तो इसका मतलब होगा उसका वेट बराबर होगा इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो मैं इस डायग्राम को देखते हुए जो वर्डिंग करूंगा वो वर्डिंग क्या कर सकता हूँ, व्हेन अ चार्ज when a charged particle is stationary, stationary का मतलब होता है रेस्ट में, when a charged particle is stationary between two plates, it means its weight and electrostatic force are balanced and cancelled out to each other. So net force is zero. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा बिटवीन टू प्लेट्स, इसका मतलब होगा इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स जीरो है। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास फोर्सेस बैलेंस और कैंसिल आउट कर दिए। वो दो फोर्सेस हैं कौन कौन सी? पहली फोर्स का नाम है वेट, पहली फोर्स का नाम है वेट, और दूसरी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंस वेट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था E टाइम्स क्यू। तो अगर मैं वेट की जगह mg डाल दूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह E मल्टीप्लाई बाई क्यू डाल दूं, सिंस आपने एक स्टेप और पढ़ा था E बराबर था V अपॉन डी के, इसका मतलब होगा mg शुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो अगर मैं वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाऊं, तो जब मैं वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा वो हो जाएगा एम जी डी अपॉन क्यू, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज।
तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो रेस्ट में हो, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला बनता था mgd/q। इसमें m का मतलब है मास, g का मतलब है ग्रेविटी, d का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, q का मतलब है चार्ज और v का मतलब है बैटरी वोल्टेज। तो इसका मतलब होगा ये जो डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में अगर मैं बैटरी अटैच करूं तो मुझे इस डायग्राम के अंदर बैटरी कुछ ऐसे अटैच करनी पड़ेगी। मुझे इस डायग्राम के अंदर जो बैटरी अटैच करनी पड़ेगी वो कुछ ऐसे अटैच करनी पड़ेगी। ये एक टर्मिनल दिखा दूंगा, ये दूसरा टर्मिनल दिखाऊंगा मैं, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये मैं बैटरी दिखा रहा हूँ। और यहाँ मैं आपके पास इस तरह से बैटरी दिखाऊंगा। इसका मतलब बनेगा अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा बैटरी का। और ये जो दो प्लेट्स के दरमियान की सेपरेशन है, इसको मैं डी से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज डिनोटेड बाय डी। इस चार्ज पार्टिकल मास m है, राइट, और इस पे चार्ज q था। तो आप में से कोई बता सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल की नेचर क्या होगी? क्या ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर ये रेस्ट में? जी, ये बताएंगे मुझे कौन? आफिया साहिबा आप। अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो आप मुझे बताएं चार्ज पार्टिकल की नेचर क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में कब हो सकता है? अगर ये बैटरी के कनेक्शन गिवन है, बैट प्लेट्स के ऊपर चार्ज गिवन है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल की नेचर नहीं पता। नेचर का मतलब है कि आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मुझे बताओ चार्ज पार्टिकल की नेचर क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो इस डायग्राम के लिए वैलिड है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर हो, और बैटरी का कनेक्शन गिवन हो, और बैटरी के वोल्टेज वी हो, जैसे कि यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, वोल्टेज वी है, चार्ज क्यू है, मास एम है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है। तो आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला ये था, वेट बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, एम जी बराबर हो जाएगा ई क्यू के। ई का अपना मतलब था वोल्टेज अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो एम जी डी क्यू अपॉन एम जी डी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगा वोल्टेज के। मगर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये रेस्ट में हो तो व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज माय क्वेश्चन। जी कौन बताएगा? अरम, इखलास, साद, तहरीम। अगर बेटा न्यूट्रल होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या कहलाएगा? चार्ज पार्टिकल का मतलब ही यही होता था कि उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल तो चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं है ना। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड चार्ज पार्टिकल, इट मींस आइदर दैट पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज और दैट पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज। इट इज नॉट न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल होता तो फिर वो चार्ज पार्टिकल नहीं कहलाता। तो इसका मतलब होगा चार्ज पार्टिकल के लिए उसका पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना लाजमी है। जी बताए कोई भी, कौन बता रहे?
चार्ज पार्टिकल पे नेचर होगी सर, इट वुड हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देन। ऐसा नहीं हो सकता, एक चार्ज पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएगा, वो चार्ज पार्टिकल रहेगा ही नहीं। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होने के लिए इखलास साहब कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। याद रखें आपके पास इस पे चार्ज होगा नेगेटिव। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, तब ये रेस्ट में रह सकता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो इसका मतलब होगा ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो फिर वेट भी नीचे एक्ट कर रहा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही होती, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं आता। तो याद रखें, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता तो कभी रेस्ट में नहीं हो सकता था। उसकी रीज़न क्या है? कि उसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये देखें, इसको मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और आपने उसको रेस्ट में रखना है, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? हमेशा डाउनवर्ड। तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ एक्ट करनी चाहिए? अपवर्ड। तो इसका मतलब होगा अपर प्लेट जो होनी चाहिए वो नेगेटिव की होनी चाहिए, और लोअर प्लेट जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव की होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो, लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस वक्त चार्ज पार्टिकल की नेचर होगी पॉजिटिव। या अगर चार्ज पार्टिकल जैसे इस डायग्राम में, तो ये फॉर्मूला जब वैलिड होगा, रुको मैं इसकी क्रिस्टल के लिए पिक्चर बना दूं, रुक जाए। ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है? ये फॉर्मूला जब पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी दो सिचुएशन है। कौन कौन सी दो सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1, अगर आपकी अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता और लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता। अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसकी नेचर होगी पॉजिटिव। कौन सी नेचर होगी उसकी? पॉजिटिव नेचर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी और वेट का एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ सकता है। और इसकी वाइस वर्सा डायग्राम क्या हो सकती थी? इसके वाइस वर्सा डायग्राम ये हो सकती थी, जो बनी हुई ऊपर, इसकी वाइस वर्सा डायग्राम ये हो सकती थी। कि अपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता और लोअर नेगेटिव चार्ज होता। तो फिर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल रखते तो इस चार्ज पार्टिकल पे नेचर होनी चाहिए थी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी अपवर्ड एक्ट करती और वेट का एक्ट करता डाउनवर्ड। तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है, और यहाँ भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो सकता है। तो ये रेफरेंस 1 था, ये रेफरेंस 2 था। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक प्लेट कैसे हो सकती है? एक प्लेट पे चार्ज पार्टिकल कैसे रेस्ट में आएगा बेटा? दो प्लेट्स होनी चाहिए और दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा हो। एक प्लेट्स के लिहाज से फिर बैटरी के वोल्टेज नहीं बनेंगे ना। आपने दोनों प्लेट्स को अटैच किससे करना था? बैटरी के साथ। देखो वाली डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर दो प्लेट्स को मैं अटैच किससे करूंगा? बैटरी से अटैच करूंगा ना। ये दोनों प्लेट्स बैटरी से अटैच होंगी इस तरह से। ये दोनों प्लेट्स होंगी बैटरी से अटैच होंगी। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों प्लेट जो अटैच होंगी बैटरी से अटैच होंगी। क्या मेरी बात समझ में आई?
तो इसलिए बैटरी वोल्टेज कहलाएगा वी, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स कहलाएगी डी। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। तो इन दो के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो फॉर्मूला ड्राइव होगा एम जी डी अपॉन क्यू। क्यू का मतलब चार्ज, एम का मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जी का मतलब ग्रेविटी, डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट, और वी का मतलब है वोल्टेज। क्या मतलब है आपके पास? वोल्टेज। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल कैसे आए, लिख के सवाल, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ अ चार्ज पार्टिकल of mass 50 milligram and it contain for 20 electron। आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 टाइम 10 टू द पावर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था, इसी सवाल में मैं लिख देता हूँ आगे, आपको ऐसे याद होना चाहिए, 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम होता था चार्ज। If a charge particle of mass 50 milligrams and it contain 20 electrons, each electron charge is 1.6 times 10 to the power -19 coulombs, and separation between plate is 20 cm and particle is in rest form। पार्टिकल किस फॉर्म में? रेस्ट फॉर्म में। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट वोल्टेज, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे करेंगे? जी, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, वोल्टेज बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। 5 मिनट दे रहा हूँ।
तो बात सुनो तुमने पहले। हाँ, क्या क्या आंसर आए? हाँ मैंने बैक पैक सब कुछ कर लिया। करवा दूं मैं क्या? जी, वोल्टेज कैसे निकालेंगे? जी उमर साहब, क्लास में तो आंसर बताएं। सर ये आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मास दिया हुआ है, एक चार्ज भी दिया हुआ है, तो निकालने फॉर्मूला वो लिखा हुआ है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो कर रहा हूँ आराम आराम से। हाँ, तो निकालने आप कैसे करेंगे? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू mgd/q। V इज इक्वल टू mgd अपॉन q, बिल्कुल सही बोले हैं। तो V इज इक्वल टू mgd अपॉन q। तो मास कितना लिखूं? जो तुम बोलोगे मैं लिख दूंगा। 50 डिवाइड बाय वो करे ना, 50? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। क्या? इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 की -6 पावर करे माइनस ना। 6? क्यों माइनस जी 6? क्यों -3? क्यों नहीं? मिलीग्राम है ना, तो किलोग्राम में करना है हमने। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो याद रखिए, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 इंटू 10⁻⁻6। तो 50, स्क्रीन शेयर कर दूं, रुको, मैं स्क्रीन चली गई होगी शायद। शेयर स्क्रीन, और ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई। तो इसका मतलब होगा 50 इंटू 10⁻⁻6। ग्रेविटी लेंगे 9.81। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट मार्क हुई थी 20, मगर 20 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कितना लेंगे इखलास साहब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? सर 20 इंटू 10 वो क्या कहते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हैं? 20 इंटू 1.6 टाइम 10⁻⁻19, क्योंकि उसके ऊपर 20 पार्टिकल थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 56। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा आपके पास 9.81 से, और फिर मल्टीप्लाई होगा 20 टाइम्स 10⁻⁻2 से। तो ये तो तुम्हारी न्यूमरेटर का आंसर आ गया। फिर डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19, एंड ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज यहाँ पे। तो फाइनल आंसर आएगा 3.06 टाइम्स 10⁻13। क्या ये आंसर आपका आ रहा है? क्या आंसर आपका आ रहा था? सर यही थ्री आया था। पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकला? है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कौन पूछ रहा है? नाम बताएंगे अपना आप? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं का नाम होता है कुछ? इखलास। इखलास साहब, तो आप क्या आधे घंटे पहले सो रहे थे? ये फॉर्मूला कहाँ से निकला? ये फॉर्मूला यहाँ से निकला। ये है पूरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ हुआ। ये देखें, जब आज क्लास स्टार्ट की थी तो आप क्लास में तो शुरू से थे। आपको तो सवाल पूछने नहीं चाहिए। टॉपिक क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ, मुझे नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है मैंने। चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स। तो इसका मतलब हो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो स्टेशनरी था दो प्लेट्स के दरमियान। अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। चार्ज पार्टिकल का वेट क्या करेगा? हमेशा नीचे। तो इसका मतलब होगा अगर वो स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करनी चाहिए थी ऊपर। तो इसका मतलब होगा आपके पास इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज होना चाहिए था नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और नेगेटिव नेगेटिव को करेगा रिपेल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ और वेट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो अब देखें, पूरी स्टोरी लिखी हुई थी मैंने, जो बहुत छोटी सी हो गई है, शायद नज़र नहीं आ रही होगी अभी। ए यहाँ पे
सर एक बात बताएं हाँ सर, अगर ये इसमें एक सवाल है मेरा, अगर ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रहा हो तब भी हम लोग वे टू कंसिडर करते हैं ना? हाँ बिल्कुल कंसीडर करते हैं, बिल्कुल कंसीडर करते हैं, मगर अगर सही खाली है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास इतना कम होता है कि वेट उसका नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे 1.6 ज्यादा ग्राम। होना चाहिए एक से? हाँ देखो ना पे 50 ग्राम से दिया है मैंने। एक्चुअल में मैंने नहीं। एक प्लेट, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करवाया है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। मैंने लिखा क्या है, ओ मैंने सही सही चार्ज, सही। हाँ मैंने चार्ज जी। पार्टिकल स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स एंड द वेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर बैलेंस एंड कैंसिल आउट टू ईच अदर। इसका मतलब होगा जो मैंने नीचे न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल में मैंने चार्ज पार्टिकल का मास अज्यूम किया था, बल्कि गिवन था 50 मिलीग्राम। ये देखें, एक 50 मिलीग्राम का चार्ज पार्टिकल था और उसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब होगा दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ स्फीयर हुज मास इज 50 मिलीग्राम एंड इट कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन्स। जी क्लास साहब समझ में आया फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? V इज इक्वल टू mgd अपॉन q। तो मैंने वेट को बराबर और किया सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स वाली के। फोर्स को कंसिडर नहीं करना? रिपल्जन वाली फोर्स को, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल भी तो कर रहा होगा। हाँ ना, तो इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी ना। ओ सही है सर, सही सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी हमेशा। ये देखो, माइनस माइनस को क्या कर रहा था, रिपेल, ये रिपल्शन का है, और माइनस प्लस का क्या है, अट्रैक्शन का है। तो इन उस पूरी फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दो फोर्सेस एक कर रही हैं मगर दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये रिपल्सिव फोर्स है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इन दोनों की कंबाइंड फोर्स को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तुम लोग बेटा लेट आए हो ना क्लास में। ये देखो इस डायग्राम में, नीचे जो डायग्राम गिवन है, अब इसमें ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, नीचे वाली प्लेट पे था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इन दोनों का समिंग इफेक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस डायग्राम में देखो, माइनस माइनस को कर रहा होगा रिपेल और माइनस प्लस को कर रहा होगा अट्रैक्ट। इन दोनों को 1 और 2 को कंबाइन करके कहेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, और वेट हमेशा एक्ट करेगा डाउनवर्ड। दैट इज द थीम ऑफ दिस टॉपिक ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे और वो बराबर होगी वेट के, तो फिर आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर आ गया था कितना, 3.06 टाइम्स 10 टू द पावर -13 प्लस 13 आ गया था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताएंगे जो सो रहे थे। कौन है सर जो सो रहा था खुद? साथ साहब आप बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस सवाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? जी तहरीम, वानिया, अरहम, आफिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूमेरिकल में कैसे निकालूंगा मैं? मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। सवाल पूरा स्क्रीन पे शो हो रहा है आपकी नजरों के सामने। V अपॉन डी इंटू क्यू से, वेरी गुड। याद रखें आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला था E F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, और E की जगह खुद आप लिख सकते थे V अपॉन डी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। बिल्कुल सही है वानिया, वेरी गुड। वोल्टेज तो निकाल चुकी हो, सेपरेशन तुम्हें पता है, चार्ज तुम्हें पता है, इन सबको मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड इखलास। एक मेथड ये, और इसका दूसरा मेथड था वेट बराबर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो वेट है आपके पास mg, तो इसका मतलब होगा मास की वैल्यू डाल दो। मास गिवन था 50 इंटू 10 टू दी पावर -6। -6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मिली से ग्राम में जाऊंगा और फिर ग्राम से किलोग्राम में, और 9.81। तो ये इससे आसानी से आंसर आ जाएगा। आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, निकाल के चेक करो, देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। 4.9 आ रहा था तुम्हारा इससे आंसर, वी डी अपॉन क्यू से। और अगर मैं कैलकुलेटर से 50 टाइम्स 10 टू दी पावर -6 को मल्टीप्लाई कर दूं
9.81 से, तो इखलाक वाला आंसर आ जाएगा। तो इखलाक ने जो फॉर्मूला बताया था उससे आंसर आ रहा है आपके पास 490.5 टाइम्स 10⁻⁻6 न्यूटन, और वानिया का आ रहा था 4.91 टाइम्स 10⁻⁻4। सही, ये दोनों आंसर सेम है 4.91, क्योंकि जब मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट करूंगा तो 4.9 टाइम्स 10⁻⁻4, बोथ आंसर आर एक्सेप्टेबल, बिल्कुल सही है। तो आप चाहें तो उधर से निकाल सकते थे m g से, या v अपॉन डी इंटू क्यू से निकाल सकते थे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट में, अरम साहिब आप बताएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालूंगा मैं। फॉर्मूले 4 या 5 इस पूरे चैप्टर में, बस उन्हीं से सारे सवाल सॉल्व होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर निकालना चाहते थे तो एक फॉर्मूला पड़ा था वोल्टेज अपॉन सेपरेशन। वोल्टेज को सेपरेशन से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो वोल्टेज को अगर आप सेपरेशन से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो वोल्टेज आपने निकाला था 3.05 टाइम्स 10⁻13, और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट थी 20 इंटू 10 पावर माइनस 20 टाइम्स 10⁻⁻2, और फोर्स आपने निकाली है वेट के बराबर, डिवाइड बाय चार्ज कर दो, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। चेक करें, बताएं मुझे दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं। तो आंसर दोनों से आपके पास सेम ही आएगा। वन 1.5 टाइम्स 10⁻14, 1.5 टाइम्स 10⁻14 बिल्कुल सही है। 1.5 टाइम्स 10⁻14, और यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो बस फिर अब इसके पास करते हैं थोड़े, तो उसके बाद एक टॉपिक पे फिर वापस। ये तो एमसीक्यूज हैं, पेपर 2 नहीं किया आपने। बस का एक सब टॉपिक आ गया है, वो आज क्लास के एंड में करा दूंगा या वेडनेसडे को, मैं आज ही करा दूंगा मैं, ताकि चैप्टर तो फिनिश हो आपका। यहाँ से स्टार्ट है। कैलकुलेटर सब अपने पास रख लें। शुरू के सवाल आसान है, एक दो थोड़े आसान कराता हूँ, फिर थोड़ा डिफिकल्ट कर। साइज में इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। साइज छोटा करने का मतलब है आपके पास, ताकि सवाल आपके पास विजुलाइज हो जाए पूरा एक ही। दो हॉरिजॉन्टल प्लेट, इनके बीच का सेपरेशन है 1.2 cm, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड is found to be 3 direction, electric field downward direction में। On figure 6.1 mark A positive of the plate which is more positive potential। आपने बताना है on figure 6.1 mark with the letter। अच्छा, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव प्लेट कौन सी होगी ये मार्क बताना है, और पीडी निकालना है। इस डायग्राम में कौन सी पॉजिटिव प्लेट होगी, कौन सी नेगेटिव। ऊपर वाली होगी ना सर, वो ऊपर से नीचे जा रहा है। पॉजिटिव पूछिए, ऊपर वाली सर, ऊपर वाली। वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव, हाँ ऊपर ना, यही ऊपर, इससे ऊपर ये दो प्लेट्स ए से मार्क कर दिए। पीडी निकालो, कैसे निकालेंगे वोल्टेज।
फॉर्मूला ही नहीं याद आपको? भाई, क्या करेंगे आप लोग? 4 फॉर्मूले हैं बस इस चैप्टर में, 4 4 नहीं है। वोल्टेज निकाल लेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आवाज कट रही है। अब सही हो गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता है आपको, सेपरेशन पता है, वी निकाल का फॉर्मूला ई टू ई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। एक जो है आपके पी 10 टू दी पावर 360 वोल्ट। क्या आवाज अभी भी नहीं आ रही? आवाज सही नहीं हुई अभी तक? जी, तो आंसर आएगा 360। v बराबर, अगले पार्ट में पूछते डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन बताना है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द प्लेट अज्यूमिंग दैट द वैक्यूम बिटवीन देम। इन दो प्लेट के दरम्यान में एक इलेक्ट्रॉन है, बोलते एक्सेलरेशन निकालो। अगर इन दो प्लेट्स के दरम्यान में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? F इक्वल्स टू ई क्यू से ना सर? तो इसका मतलब होगा वोल्टेज पता था, तो इसका मतलब बन जाएगा ई क्यू बराबर हो जाएगा फोर्स के, और फोर्स की अपनी जगह आ जाएगा ई क्यू बराबर होगा एम ए एम के। ए। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बन गया ई क्यू अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी एग्जामिनर ने आपको 3 टाइम्स 10 टू द पावर 4। चार्ज होते रखते हैं इलेक्ट्रॉन पे 1.6 टाइम 10 टू द पावर -19, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 टाइम्स 10 टू द पावर -31। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 3 टाइम्स 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। तो 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर -15 आ गया, डिवाइडेड बाय 9.11 टाइम्स 10 टू द पावर -31। तो आंसर आपका हो जाएगा 5.26 टाइम्स 10 पावर 15, 5.3 5.3 टाइम्स 10 टू द पावर 15। आपका आंसर क्या आ रहा था? 5.3 मारिया, बिल्कुल सही है, ये आंसर था इसका। इस चैप्टर के क्लास था। इस चैप्टर के तो फॉर्मूले चाह रहे हैं बस। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू, इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला, इस चैप्टर का तीसरा फॉर्मूला, इस चैप्टर का चौथा फॉर्मूला।
इस चैप्टर का 5वां फॉर्मूला। स्क्रीन बंद हो गई अभी, रुको। रुको, खोल रहा हूँ दोबारा से। शेयर करा रहा हूँ। आई जी कुछ क्वांटिटी और क्यू बराबर होता था एन के। इस चैप्टर का आप कर चुके हैं। छठा फॉर्म, ये फॉर्मूला भी नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको लाइन के नीचे लिखा है। वी का मतलब स्पीड। तो इस चैप्टर में सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं बस। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 6 फॉर्मूले के ऊपर होगा। ये अच्छा सवाल है, कॉपी कर लिए इखलास। अगला सवाल कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मोमेंटम का सवाल है। पहले 2 पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तीसरा पार्ट में मोमेंटम मिक्स है। मोमेंटम कह रहा हूँ मैं, मूवमेंट्स। कॉपी कर लिए इखलास के फॉर्मूले सारे? जी सर कर लिया सर। ये 5वें और 6ठे में वो कैपिटल वाला भी वोल्टेज है ना? हाँ, 5वें और 6ठे में कैपिटल वी का मतलब वोल्टेज है और स्मॉल वी का मतलब है स्पीड। तो वी कैपिटल वोल्टेज और स्मॉल वी का मतलब स्पीड। या एक काम करता हूँ, मैं इस पे एरो बना देता हूँ। जब एरो बना दूंगा तो फर्क रहेगा स्पीड। अब आपके पास सवाल ये करना है आपने अपनी बिहाफ पे। मैं खामोश रहूंगा, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं। शुरू के 2 पार्ट 2 मिनट में हो जाएंगे। ये सवाल है, 1 मार्क का पार्ट है पहला। 2 प्लेट्स है पी एन क्यू, इस पे वोल्टेज है 160 और दूसरा है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता था मारिया? अगर दूसरी प्लेट अर्थ हुई हुई है, ग्राउंड हुई हुई है, तो इस पे वोल्टेज कितना होगा? क्यू पे वोल्टेज कितना होगा? डायग्राम देख के बता सकते हैं आप? जीरो वोल्टेज दिया है क्या आंसर? देख लूं मैं। बिल्कुल सही है, 0 होगा। जो चीज अर्थ होती है, ग्राउंड होती है, ये ग्राउंड की सिंबल है, अर्थ की सिंबल है ये। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड। इसका मतलब होगा इस प्लेट पे 0 वोल्ट होगा, इस प्लेट पे 180 160 वोल्ट है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है 8 cm। ड्रॉ द लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है बिटवीन दी प्लेट्स। और कितने मार्क का पार्ट है? 2 मार्क का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म होंगी? हाई से लो जाती हैं तो पी से जा रही होंगी क्यू तक। इसमें दूसरा मार्क जो है वो किस बात का है? पहले मार्क में तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे बनानी है, और एजेस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो फ्री हैंड से बनानी होंगी। तो एक मार्क बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सेंटर में यूनिफॉर्म बनाने का। दूसरा मार्क मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एजेस के ऊपर कर्व में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? कर्व में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व में जाएंगी एजेस के ऊपर से, और ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगला पार्ट बोलता है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 2 × 10⁻³ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शो करके बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था V/D। तो वोल्टेज था 160 और सेपरेशन थी 8 × 10⁻⁻²। तो 8 1 जा 8 2 जा, तो 20 × 10⁻²। तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ अब आपको प्लेट्स के दरमियान की सेपरेशन पता है और 2 प्लेट्स के बीच का वोल्टेज पता है 160 और 8 cm। ये है असल सवाल।
A dust particle suspended in air between the plates. The particle has charge of plus 1.2 times 10 power minus 15 and minus 1.6 times 10 to the power minus 15. अपर साइड पे प्लस 1.2 10 पावर माइनस 15 है, लोअर साइड पे माइनस 1.2 10 पावर माइनस 15 है, और ये एंगल बना रहा है 35 डिग्री का. ऑन फिगर 6.2 draw an arrow to show the direction of force on each charge due to the electric field. इसका मतलब होगा वो जो डायग्राम थी उस डायग्राम को आपको यहाँ पे दोबारा से रिड्रॉ करना पड़ेगा. ये दो प्लेट्स हैं. ये कितनी प्लेट्स हैं? दो प्लेट्स हैं. पहली प्लेट ये रखी हुई थी और दूसरी प्लेट ये रखी हुई थी. दूसरी प्लेट को तो आपने क्या कर दिया था? अर्थ ही कर दिया था. और यहाँ पे वोल्टेज कितना बताया था? 160 वोल्ट. और दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी बताई थी? 8 cm. अब एग्जामिनर पूछता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले एरो बनाने और फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसके बाद टॉर्क ऑफ कपल निकालना है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? कपल फॉर्मूला याद है टॉर्क ऑफ कपल का? तो पहले पार्ट में एरो बनाओ, दूसरे पार्ट में फोर्स निकालो, तीसरे पार्ट में कपलिंग फोर्स निकालो. कपल निकालना है. कपल का नाम बताया था टॉर्क ऑफ कपल. एक होता था मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क ऑफ कपल. ये इस लिहाज से अच्छा सवाल है कि कंबाइन है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेट मोमेंटम भी लग रहा है. कैसे करेंगे? 5 मिनट दे रहा हूँ. सर ऊपर एफ क्या था? अपनी माँ के वहां उसका मेरा भी बैठो.
जी क्या मैसेज किया है? इखलास साहब ने फोर्स बताई है, फोर्स निकलेगी ई क्यू से है 3.4 टाइम्स 10 पावर माइनस 15। पहले तो मुझे बताओ इखलास फोर्स के एरो क्या होंगे? फोर्स के एरो है पहला पार्ट, तो पहले पार्ट में तो आपने फोर्स के एरो बताने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से। 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 12 आ रहा है। इखलास और वानी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। पहले मुझे फोर्स बताएं, फोर्स की डायरेक्शन में होगी आफिया, अरहम, उमर, साद, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी पहले तो ये बताएं। इस पे कौन सा चार्ज है? ये प्लस है और ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट है और ये प्लस है, तो इसका मतलब बनेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज था और ये प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। रुक जाएं भाई, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, रुक जाओ। पहले मैं फोर्स के एरो बना दूं। फोर्स के एरो बनेंगे ऐसे। ये बात किसको समझ में आएगी? एक फोर्स का एरो ऐसे बनेगा, एक फोर्स का एरो ऐसे बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस से अट्रैक्ट हो रहा होगा और प्लस प्लस से रिपेल हो रहा होगा। तो पहला मार्क तो आपको इस पे मिलेगा ऐसे, अगर आपने ये फोर्स के एरो ऐसे बनाए। प्लस वाले से स्ट्रेट एरो बनेगा क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल कर रहा होगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एक मार्क इसका आ गया। उसके बाद था फोर्स। फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था E इंटू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने ऊपर कैलकुलेट किए शायद। चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉन था, नहीं चार्ज बताया हुआ है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऊपर कैलकुलेट किया आपने ऊपर के, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट किए 2 × 10⁻³ ये आपने प्रूफ किए। इसका मतलब बनेगा 2 × 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 टाइम्स 10⁻⁻15 से। तो जब आप 2 × 10⁻³ को, नहीं क्या, ऊपर एक सेकेंड, हाँ 2 × 10⁻³ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, और चार्ज गिवन था आपको सवाल के अंदर 1.2 टाइम्स 10⁻15। तो मेरे लिहाज से उमर का आंसर सही लग रहा है मुझे। उमर ने दिया था, किसने दिया था? 2 × 1.2 का मतलब बन जाएगा 2.4 टाइम्स 10⁻⁻15 प्लस 3 -12। उसका मतलब बनेगा, आंसर आएगा 2.4 टाइम्स 10⁻⁻12। अरहम साहिबा ने आंसर दिया था, उमर साहब ने भी गलत दिया था, और 2.4 टाइम्स 10⁻12 वानिया ने सही दिया था। 2.4 टाइम्स 10⁻12, वेरी गुड वानिया। तो वानिया का आंसर बिल्कुल सही था, 2.4 टाइम्स 10⁻⁻12। अब बताएं कपल, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कपल का मतलब होता था टर्निंग इफेक्ट, फोर्स मल्टीप्लाई। कपल की डेफिनेशन क्या थी, याद है किसी को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल? कपल की डेफिनेशन याद है किसी को, ये भूल गए सब? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ, कपल तो दो फोर्सेस होती है ना जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, और वो डिस्टेंस हो उनमें कुछ। हाँ तो डेफिनेशन क्या थी? यही तो थी कपल की क्या? सर, के दो फोर्सेस हो वो परपेंडिकुलर आ कर रही हैं एक दूसरे के, और उन दोनों के बीच में ना कुछ डिस्टेंस हो थोड़ा सा। ये तो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो नहीं थी। डेफिनेशन थी कपल की, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। याद आया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये होता था फॉर्मूला कपल का। F इंटू एल, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, इनके बीच का सेपरेशन है L। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स, दो में से एक फोर्स लेनी है, एंड द सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस। और अगर एंगल हो जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था कपलिंग का? FL साइन थीटा, जब एंगल इन्वॉल्व हो जाए।
अरहम साहब आंसर बता रही हैं 3.4 टाइम्स 10 टू द पावर -15 इज द आंसर ऑफ कपलिंग फोर्सेस। इस सवाल में कपल निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा एफ एल साइन थीटा। आपको फोर्स ऊपर कैलकुलेट किया आपने 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -12 इनटू एल। एल का मतलब है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो डिस्टेंस है ये दो फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस इज 2.5 मिली और बीच में एंगल कितना बन रहा था 35। एंगल बन रहा था तभी मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अगर एंगल 90 होता तो मैं डायरेक्ट लगाता एफ एल ओनली। तो 3.5 अपॉन 1000 मिली का मतलब मल्टीप्लाई बाय साइन 35। सॉल्व करना था इस पूरे को। क्या ये बात समझ में आई? 3.5 को मैंने 1000 से क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज इट इज मिलीमीटर। तो 2.5 मिलीमीटर, इसका मतलब होगा आपने इनके बीच का डिस्टेंस लेना होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एल साइन थीटा लगाना पड़ेगा। एल का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वही तो परपेंडिकुलर बना रहा होगा। तो अगर 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -15 को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 3.5 टाइम 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू साइन 35 से, तो आंसर जो आ रहा है आपका वो आंसर आप लोग का कितना आ रहा है? मेरा तो बाद में आएगा, आप लोग का चेक कर लूँगा पहले। 3.4 टाइम्स 10 पावर -15। अच्छा ऊपर ही कपल निकाल लिया इखलास साहब, और नीचे क्या निकालेंगे? फोर्स। ये बेवकूफ़ी हरकतें क्यों करते हो यार? इस पूरे का आंसर आ रहा है 3.4 टाइम्स 3.4 टाइम्स 10 पावर -15। अच्छा 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर 12 जो था, नहीं ये आंसर नहीं था। 2.4, अगर मैं 2.4 टाइम्स 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे? 3.5 डिवाइड बाय 1000 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन 35 से। तो फिर जो मेरा आंसर आएगा वो आना चाहिए क्या? ये तो आंसर कुछ और आ रहा है। 4.8 टाइम्स 10 पावर -15 आंसर आ रहा है। सर आपने 3.5 लिया ना क्योंकि क्या लिए? वो आपने लेंथ गलत ली है ना। क्यों? लेंथ कितनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, लेंथ सही है, वेरी गुड। 2.5 थी, सही था फिर आपका आंसर। सही, मेरी गलती है, मैंने 3.5 लिख दी थी। आगे बोलते हैं सजेस्ट द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सजेस्ट द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 मार्क का है। बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब करें। ये डायग्राम है। अब बताएं क्या होगा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डस्ट पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं मारी, में उससे गलती हुई थी, मैंने 3.5 ले लिया था, वो 2.5। तुमने मेरे लिए कैलकुलेशन की होंगी ना, इसलिए तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया था। मैंने 3.5 की बजाय 2.5 लिख दिया था, दैट इज माय मिस्टेक। जी, डिस्क्राइब करें मोशन को, सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इन डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास इसकी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, 1 मार्क मिलेगा इस पे। 2 मार्क का है। देखें आपके पास 10 पार्टिकल पे एक फोर्स राइट की तरफ लग रही है, एक फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है, तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन तो करेगा मगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से मूव कर रहा होगा ऐसे और यहाँ से मूव कर रहा होगा ऐसे। तो समझ रहा होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अप्लाइड ऑन दिस 10 पार्टिकल
So due to impact of forces, this dust particle rotate in a circular path and its motion is clockwise. Its motion is clockwise. Clockwise भी लिखना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन तो होगी मगर क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, बिल्कुल सही है. So circular motion clockwise due to impact of turning effect या torque of couple, this dust particle rotate in a circular path in clockwise direction. सही. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मुश्किल सवाल करवाता हूं मैं भी. अगर ये कर लिया तो क्लास वाइंड अप कर दूंगा खुद से. उससे क्या, इंशाल्लाह आपको करने में आधा घंटा लग जाएगा सवाल को. बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास. ये सवाल आया था जून 7 के अंदर और अच्छा खासा डिफिकल्ट यानी कि अच्छा मजेदार सवाल है. करें जरा, दिमाग थोड़ा खुलेगा. ये सवाल स्टार्ट होता है यहाँ से. पहले पार्ट में पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. कितने मार्क की है? 1 मार्क की है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेगा और 1 मार्क का सवाल होगा तो उसके लिए लिखेंगे आप फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. 1 मार्क मिल जाएगा आपको. अगले पार्ट में बोलता है 2 प्लेट्स हैं, इन 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है 1.5 cm. एक इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाता है जिसकी स्पीड है 5 × 10⁻⁷. अपर प्लेट पे 210 वोल्ट, लोअर प्लेट पे 0 वोल्ट और द लेंथ ऑफ प्लेट इज 12 एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 1.5. ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है उसने. तो आपसे पूछता है कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स. कैसे निकालेंगे? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ये बताएं पहले. स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आपके पास? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप लगाएंगे वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस. वोल्टेज था 210, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट थी 1.5 टाइम्स 10⁻⁻². तो जब 210 को 1.5 टाइम्स 10⁻⁻² से करेंगे, आंसर बताया करो वानिया, प्रोसीजर नहीं बताया करो मुझे. बोलो सर ये आंसर आ रहा है 210 डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स 10⁻⁻². तो आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा 14,000. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई 14,000. 14,000 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. 1.4 टाइम्स 10⁻⁻⁴. बिल्कुल सही है वाली. 2 प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी थी? 1.5. हर प्लेट की हाइट कितनी है? 12. अपर प्लेट पे था 210, नीचे पे था 0. इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 5.7 5.0 टाइम्स 10⁻⁷. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहती है तो फिर मैं आपके पास अगले पार्ट पे जाता हूँ. वो है ये. An electron initially travel parallel to the plate along the line midway. Midway का मतलब है 2 प्लेट्स के बीच से एंटर होता है. Midway between the plates as figure show 2.1. The speed of electron is 5 × 10⁻⁷. For the electron between the plates, determine the magnitude and the direction of acceleration. Acceleration बताएं. कैसे निकालेंगे acceleration और direction कहाँ होगी?
बस जी, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन से होगा। अरे भाई, उसने बोला है आपके पास कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्टिकल में तो होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा कहाँ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो गिवन थी, एक्सेलरेशन वर्टिकली का ही होगा। प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था आपने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता था, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा होता था। ये देखें, ये दो प्लेट्स थी, क्या हो गया, रुको, ये दो प्लेट्स हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। जब मूव करेगा तो एक्सेलरेट ऐसे करेगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नीचे 0 वोल्ट था। तो समझो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो 0 होगी, वर्टिकल में ही होगा। तो आंसर तो बताएं। एक्सेलरेशन तो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। निकालेंगे कैसे? ई किसके बराबर था? एफ अपॉन क्यू के। तो ई क्यू बराबर था एफ के, तो ई क्यू बराबर हो जाएगा एम ए के। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने निकाली थी 14,000। चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन का? 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। मास कितना होता है? 911 टाइम्स 10⁻31। एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे करना था। क्या ये बात समझ में आई? इसके एमएस भी साथ ही खोल लेता हूँ, पहले पूरा सवाल कर लेंगे फिर एमएस से चेक कर लेते हैं। सॉल्व करो, उसका क्या आंसर आ रहा है? 14,000 को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे 1.6 टाइम 10⁻⁻19 से, और डिवाइड कर दोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हरी अप, जल्दी छुट्टी चाहिए तो सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। 2.5 टाइम्स 10⁻15, 2.5 टाइम्स 10⁻15, और डायरेक्शन होगी अपवर्ड। कैलकुलेट द टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेट। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे करेंगे? कैलकुलेट द टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेट। 1 मार्क का है, करवा दूं? अगर इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल प्लेट की लेंथ में डिस्टेंस कवर करे तो टाइम कितना लेगा? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता था तो उसका कौन सा कंपोनेंट सेम रहता था? हॉरिजॉन्टल। तो स्पीड बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस बताया था 12 सेंटीमीटर, और स्पीड बताई थी 2.5 टाइम्स 10⁻7। शायद बढ़ जाता हूँ मैं। स्पीड बताई थी 5 × 10⁻7, और डिस्टेंस बताया था 12। 5 है, 5 × 10⁻7, तो ये था 5 है। क्या ये बात समझ में आई? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, तो डिस्टेंस लेंगे 12, क्योंकि उसने बोला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ, और स्पीड थी, हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोजेक्टाइल की सेम रहती थी, आपने पढ़ा था। अगर चार्ज पार्टिकल आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहा है तो आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल स्पीड इज रिमेन सेम,
तो जब 5 इंटू 10⁻7 को डिवाइड कर देंगे आप इससे, तो क्या आंसर आएगा? तो 5, तो इसका मतलब बनेगा 12/5 टाइम्स 10 पावर, ये ऊपर जाएगा -9 हो जाएगी, 2.4 बिल्कुल सही है। तो 2.4 टाइम्स 10 पावर -9 सेकेंड आ गया। तो टाइम आपके पास आ गया, एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका था। अब बोलते हैं असल पार्ट, यूज आंसर सी पार्ट, डिटरमाइन वेदर इलेक्ट्रॉन विल हिट द प्लेट और नॉट। क्या इलेक्ट्रॉन हिट करेगा प्लेट को या बाहर निकल जाएगा? यूज योर आंसर इन सी पार्ट, डिटरमाइन वेदर इलेक्ट्रॉन विल हिट द प्लेट और नॉट। क्या इलेक्ट्रॉन प्लेट को हिट करेगा या बाहर निकल जाएगा? कैसे करेंगे? जी कैसे होगा? ये सबसे मुश्किल सवाल आया अभी तक। अब देखें, बता दूं, ये दो प्लेट्स इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एंटर होता था मिडवे से, इन दोनों प्लेट की डिस्टेंस बराबर था 1.5, ये डिस्टेंस था 12। इलेक्ट्रॉन बैंड होगा ऊपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, नीचे 0 वोल्ट था। तो ये बाहर निकल जाएगा या हिट कर जाएगा प्लेट के साथ, ये सवाल है। या होमवर्क के लिए छोड़ दूं? एक सेकेंड सर, 1 मिनट ऊपर कर दें, ये ले, और ऊपर एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, और आपने बताना है कि ये हिट करेगा या नहीं करेगा। और ऊपर ये था सवाल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। सर तो इसमें ये करेंगे ना कि वर्टिकल टाइम निकालेंगे, वो डिस्टेंस वगैरह होगा ना हमारे पास, तो वर्टिकल टाइम निकाल लेंगे और फिर वो 12 सेंटीमीटर, यानी देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल टाइम छोटा है, वर्टिकल टाइम छोटा है। टाइम ले लूँ मैंने कहा घर के लिए, कौन करेगा? वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे, कहाँ, सब कुछ तो गिवन है सवाल में। हॉरिजॉन्टल प्लेट है 12 सेंटीमीटर की, दो प्लेट्स के दरमियान का सेंटर है मैं वही तो 1.5। कह रहा हूँ सर, अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड वगैरह दी हुई है, सब दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे, जो ज्यादा छोटा टाइम होगा वो हो जाएगा। फिर तो करके बताए ना मुझे, टाइम दे रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर नहीं है ना सर। 1.5 का 1.5 का आधा होता है 0.75 cm। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि उसने कहा था मिड वे से एंटर होता है, तो 1.5 का आधा 0.75 cm। अब देखें इसकी लॉजिक क्या है। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप डिस्टेंस ले लेते हैं 0.75, न बल्कि डिस्टेंस ना ले, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हिट कर जाएगा
तो वो वर्टिकली डिस्टेंस कितना कवर करेगा 0.75। डिस्टेंस अनरोल रखें, इनिशियल वेलोसिटी लें 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की 75, वर्टिकल तो 0 होगी। टाइम आपके पास आ चुका था मगर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, प्लस हाफ। अब असल चीज है ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना पता था आपको? एक्सेलरेशन आपने नीचे निकाला है कितना, हाँ यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। डिस्टेंस आना चाहिए 0.75, अगर हिट कर जाए इनिशियल इज 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन लेंगे 2.5 टाइम्स 10 पावर 15। और टाइम कितना निकाला है आपने? टाइम नीचे आपने एक स्टेप नीचे निकाला है, अभी टाइम आपने 2.4 टाइम्स 10 पावर 2.4 टाइम्स 10 पावर -9 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करो जरा, 0 खत्म हो जाएगा, हाफ 2.5 टाइम 10 पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2.4 टाइम्स 10 पावर -9 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करो, बताओ डिस्टेंस कितना आ रहा है मुझे, सिर्फ ये करो, हरी अप। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि आंसर मीटर से सेंटीमीटर में चला जाए। तो अगर मैं आपके पास 0.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5 टाइम्स 10 पावर 15 से, तो मेरा आंसर, एक सेकंड क्या गलती हो गई, 0.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन 2.5 टाइम्स 10 पावर 15, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इस आंसर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -9 का होल स्क्वायर, तो मेरा फुल फ्लैश आंसर आ गया ये। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से ताकि आंसर सेंटीमीटर में आ जाए। तो सेंटीमीटर में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.72। और आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना था 0.75। इसका मतलब होगा इट विल नॉट हिट द प्लेट, इट विल इमर्ज। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर ये वर्टिकली मूव करता है तो इसको डिस्टेंस कवर करना था 0.75 सेंटीमीटर, इसने कवर डिस्टेंस किया 0.72। इसका मतलब है अगर मैं अपनी डायग्राम पे वापस जाऊं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा डायग्राम में, ये देखें, ये डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो यहाँ तक कवर किया है 0.72, और उसको कवर कितना करना था 0.75 अगर ये हिट करता। ये बात किस किस को समझ में आई? मैंने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इनिशियल 0 ली, हाफ एक्सेलरेशन था 2.5 टाइम्स 10 पावर 15 और टाइम था 2.4 टाइम्स 10 पावर -9 का होल स्क्वायर। तो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो डिस्टेंस आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आंसर सेंटीमीटर में आ जाए। तो मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा था 0.72, और इसको वर्टिकली डिस्टेंस कवर करना था 0.75। अगर ये हिट करता तो इसका मतलब होगा हिट के बगैर बाहर निकल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो नॉट हिट, ये इमर्ज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा विदाउट हिटिंग। जी आई यहाँ तक बात समझ में? आफिया, अरम, सलमान, सलमान तो एब्सेंट नहीं है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन डालो, टाइम डालो और डिस्टेंस निकाल लो। अगर डिस्टेंस 0.75 से कम आएगा तो हिट नहीं करेगा, या 0.75 आप डिस्टेंस डाल देते, टाइम निकाल देते, तो टाइम आपके पास क्या आ रहा होता, जो टाइम आपने कैलकुलेट किया उससे ज्यादा आएगा तो बाहर निकल जाएगा, कम आएगा तो हिट कर जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन करने के मैथड थे। चले रखते हैं यहीं तक आज की क्लास। कॉपी करना तो कॉपी कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद चाहो तो एग्जिट कर जाना क्लास, राइट? छोड़ सकते क्लास। ओके, जो बस उसके